वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को सुप्रभात, नमस्कार। सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आलोक शुक्ला आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के करंट अफेयर की क्लास के लिए। तो आज तारीख है 7 जनवरी और आज हमारी क्लास करंट अफेयर की होने वाली है। तो क्लास शुरू करने के पहले सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार और ग्रैंड मास्टर 360 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे। आपको यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ जो है वो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी शुल्क के हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपने तैयारी को और अधिक जो मजबूती है वो दे सकते हैं उसको। तो चलिए, आज की अपनी क्लास है करंट अफेयर की। डेट है हमारी 7 जनवरी और शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो क्लास शुरू करने के पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, अपने लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगाज़ करते हैं अपनी क्लास का। हमारी क्लास जो होगी आप सबको पता है 7 बजे से 8 बजे तक सुबह होती है। तो 7 से 8 जुड़ना ना भूलें करंट अफेयर की क्लास के साथ, क्योंकि आप सबको पता है करंट अफेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है, आपको देश दुनिया की खबरों से अपडेट कराता है और बाकी चीज़ों के साथ भी जोड़ के रखता है। हर एग्ज़ाम में वेटेज होता है करंट अफेयर का, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। हमने इसका इम्पोर्टेंस कल डिस्कस किया था। तो क्लास का टाइमिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, 7 से 8। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? भौगोलिक संकेत, जीआई टैग। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीआई टैग को ही बोलते हैं जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या फिर भौगोलिक संकेत। तो भौगोलिक संकेत जो है वो कुछ वस्तु होती हैं जो फेमस होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं। तो उनको और अधिक प्रसिद्धि देने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए या फिर मार्केट में उनको उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या दिया जाता है? भौगोलिक संकेतक जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, तो कल भी ये टॉपिक आया था आपके साथ, आज भी ये टॉपिक है आपके साथ। तो आपको पेपर में जो है वो पूछा जाता है कि आपको वस्तु का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये कहाँ से संबंध रखती है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपसे? ये वस्तुएं कहाँ से संबंध रखती हैं। तो मोस्टली ये जो क्वेश्चन आते हैं या तो ये वन लाइनर आते हैं या तो आपको ये मैच करने के लिए आ जाएंगे। आपको 4 वस्तुओं का नाम दे दिया जाएगा और स्थान का नाम दे दिया जाएगा। अब आपको उनको क्या करना है? मैच करना होता है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे। तो क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश की अदरक, ठीक, और हस्तनिर्मित कालीन, मतलब ये मिर्जापुर वाले कालीन भैया नहीं हैं। ठीक, तो ये क्या है? कालीन एक तरह से क्या होती है? दरी होती है या फिर जैसे चटाई टाइप में होती है, इसको बिछाया जाता है। ठीक है, तो कालीन आप लोगों को पता होगा। हस्तनिर्मित मतलब हथकरघा जो होता है, बुनकर लोग जो होते हैं वो हाथ से उसको क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की अदरक को, कालीन को और वांचो लकड़ी एक होती है, इसको क्या होता है? जो तिब्बत के शरणार्थी अरुणाचल प्रदेश में आए हुए हैं ये बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं? वो लकड़ी के जो बहुत सारे सामान हो गए, मूर्तियां हो गए, इन सब चीज़ों को वो बनाते हैं। ठीक, तो क्या होता है? इन सब को बना के उनको क्या करते हैं? वो सेल करते हैं, बेचते हैं। तो इन सब चीज़ों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी प्रसिद्धि के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने इसको भौगोलिक संकेतक जो है वो प्रदान किया है। ठीक, तो भौगोलिक संकेतक प्रदान करके इनकी पहुंच को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सभी को। ठीक, तो इसमें क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश की अदरक, कालीन और वांचो लकड़ी से बने जो है वो सामान। ठीक, इसको जो अदरक है, अब आप पूछेंगे अदरक में ऐसा क्या खास है कि इसको भौगोलिक संकेतक दे दिया गया? ठीक है, या फिर इसको जीआई टैग दे दिया गया? तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो फेमस होती हैं, उसमें क्या होता है? विशेष गुण होता है। ठीक, तो इसी तरह जो अरुणाचल प्रदेश की अदरक है उसको वहाँ पे स्थानीय तौर पर क्या बोला जाता है? केकिर बोला जाता है।
ठीक है, अदरक को क्या बोलते हैं वहां पर, केकिर बोला जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। क्या बोला जाता है इसे, केकिर बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अदरक को जीआई टैग दिया गया, इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है केकिर नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या है, अदरक की एक क्या है, किस्म है, मतलब एक वैरायटी है किसकी, अदरक की, जो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग, सियांग और अपर सियांग, मतलब ओवरऑल ये सियांग जिले जो हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में ये क्या होती है, पैदा होती है, इसकी खेती होती है, इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो केकिर अदरक जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में होता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो कालीन का निर्माण होता है, ठीक है, इस कालीन का निर्माण कौन करता है, इस कालीन का निर्माण करते हैं जो तिब्बत से आए हुए शरणार्थी हैं। ठीक, आप लोगों को पता होगा हुआ क्या था कि जब इंडिया, मतलब ये क्या है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये नेपाल का एरिया हो गया, और यहाँ पर फिर, ठीक है, तो ये जो एरिया हो जाता है ये तिब्बत का हो जाता है। ठीक, तो तिब्बत पहले क्या था, एक स्वतंत्र राष्ट्र था, इसके ऊपर चीन का क्षेत्र है, और चीन ने क्या किया, तिब्बत पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया है। तो तिब्बत अब किसके अधिकार में है, तिब्बत जो है वो चीन के अधिकार में है। ठीक है, तो चीन ने क्या किया है, तिब्बत पर अधिकार कर लिया है। तो जब अधिकार किया तो कुछ लोग क्या किए, वो तिब्बत छोड़ के कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। तो तिब्बत से सटा हुआ प्रदेश कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, चीन अपने मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को अपना दिखाता है, आपने देखा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इस एरिया में बहुत बार। तो तिब्बत के जो लोग हैं वो आके अरुणाचल प्रदेश में बस गए। आपको पता होगा दलाई लामा भी इंडिया में ही हैं। ठीक, तो अभी राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को, उनको भी क्या है, इनविटेशन गया है, दलाई लामा भी जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे जो लोग आके बसे हुए हैं तिब्बत के, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वांचो लकड़ी, ठीक है, लकड़ी क्या है, एक प्रकार है वांचो लकड़ी, ठीक है, इस लकड़ी से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मूर्ति हो गई, या फिर जैसे सजावट के सामान हो जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लकड़ी के सामान जो है वो सजाने के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इन सारी चीजों को क्या किया गया है, इन सारी चीजों को यहाँ पर बनाया जाता है, किसके द्वारा, आपको बताया मैंने कि जो तिब्बत से आए हुए शरणार्थी हैं उनके द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वांचो लकड़ी से जो बनती हैं वो क्या होती हैं, अद्वितीय, मतलब खूबसूरत होती हैं। ठीक है, तंबाकू के सेवन के लिए क्या बनाते हैं, ये पाइप बनाते हैं। आपने पुरानी पिक्चर में देखा होगा, एक एक्टर हैं राजकुमार, तो वो अक्सर पीते रहते थे। ठीक है, पीने के मग बनाए जाते हैं, ठीक है, लकड़ी के। तो आजकल बांस की बॉटल्स भी आती हैं, आपने देखा होगा, तो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, बाकी क्या है, ये बुद्ध की मूर्तियां बनाते हैं, पशुओं की आकृतियां, गुड़िया, गुड्डे, बहुत सारी चीजें हैं वो जो बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश के जो कुल 6 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 6 प्रोडक्ट, 6 उत्पाद को क्या कर दिया गया है, 6 उत्पाद को दे दिया गया है जीआई टैग। ठीक, 6 उत्पादों को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। इससे पहले याक चुरपी, ठीक है, क्या है ये पनीर है। ठीक है, आप लोग क्या पनीर खाते हैं ना, तो याक चुरपी क्या है, ये पनीर है। ठीक है, क्या है, पनीर है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक बैल होता है याक, ठीक है, तो जो फीमेल याक होता है उसके दूध से ये पनीर बनाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, याक चुरपी या फिर याक पनीर। ठीक, तो ये एक पनीर है। फिर खामती चावल, ठीक है, और क्या है, चांगलांग जिले के तांगसी वस्त्र, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, जीआई टैग पहले दिया गया था। तो 3 वस्तुओं को पहले दिया गया, 3 वस्तुओं को अब दिया गया। टोटल कितनी वस्तुओं को जीआई टैग दे दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश की 6 वस्तुओं को जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वांगचो लकड़ी से बनी हुई चीजें हैं, किससे, वांगचो लकड़ी।
ठीक है, क्या है ये, वांगचो लकड़ी से बनी हुई चीजें हैं जो आपको प्रदान की गई हैं, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, ठीक, और ये क्या है, ये अदरक है, ठीक, क्या है, अदरक है, जिसको क्या बोलते हैं, ये अदरक जो है वो अरुणाचल प्रदेश की अदरक है, जिसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है, ये कालीन है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये तीनों चीजें हैं, वांगचो लकड़ी से बने हुए सामान, आप देख सकते हैं इनकी कलाकारी को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रदान की जाती हैं यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ें, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक। अब इसी के बाद आगे आएंगे तो उड़ीसा की 7 वस्तुओं को भौगोलिक सूचकांक या फिर जीआई टैग जो है वो दिया गया। कितनी वस्तुओं को, 7 वस्तुओं को। ये वस्तुएं कहाँ की हैं, उड़ीसा की, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, एक तो क्या है, लाल बुनकर चींटियां होती हैं, ठीक, क्या होती हैं, बुनकर चींटियां। इनको बुनकर चींटियां क्यों बोला जाता है कि ये क्या बोलते, ये क्या करती हैं, ये पेड़ पर छत्ते बनाकर रहती हैं, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा, मोस्टली आपको गांव में आम के पेड़ पर या फिर जामुन के पेड़ पर या फिर एक महुआ होता है, ठीक है, उसके पेड़ पर इनके जो घोंसले हैं वो मिल जाएंगे। घोंसला क्या होता है, ये क्या करती हैं, पत्तों को इकट्ठा करके एक ऐसे गोल शेप में कर लेते हैं और उसी पत्ते के अंदर अपना क्या है, घर बना लेते हैं, ठीक। तो इन चींटियों की क्या है, चटनी बनाते हैं वहां के आदिवासी लोग, क्या बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। और उनका मानना है कि ये क्या है, उनके इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को काफी मजबूत करती है, ठीक। तो इस चटनी को भी जीआई टैग दिया गया है, इस चटनी को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो पेपर में आ सकता है, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ीसा में ये जो चटनी है लाल बुनकर चींटियों की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इसके साथ ही किसको मिला है, खजूर गुड़, ढोका नाल का मगजी लड्डू, सिमलीपाल की काई चटनी। ये यही चटनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, काई चटनी, ठीक है। तो ये चींटियों से बनी हुई चटनी होती है, ठीक। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों को दिखता नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, हाँ, ठीक। तो ये वही चटनी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, बुनकर चींटियों का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कंटेई मुंडी बैगन, ठीक। और उसके बाद क्या है, बने हुए कढ़ाई वाले साल और जीरा चावल, ये सारी चीजें हैं, इनको क्या किया गया, इनको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो किसको जीआई टैग दिया गया है, उड़ीसा की ये वस्तुएं हैं, उड़ीसा की वस्तुओं को, 7 वस्तुओं को जीआई टैग जो है वो प्रदान कर दिया गया है, ठीक। तो उड़ीसा में इससे पहले क्या था, जो रसावली है, ठीक है, उसको जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया, ठीक। इसके बाद रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया था, बोमकेई साड़ी को दिया गया था और कंधमाल हल्दी को दिया गया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कंधमाल हल्दी, ठीक है, क्या है, कंधमाल हल्दी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर रही हैं, ठीक है। तो अब क्या है, उड़ीसा में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स को, कितने प्रोडक्ट को मिल गया है, तो 25 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, कौन सी, काई चटनी और कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी को पहले मिल चुका है, काई चटनी को अभी मिला है हाल ही में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, जो अभी आने वाले पेपर हैं उनमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा सा जानेंगे भौगोलिक संकेतक होता क्या है, जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग मोस्टली जो होते हैं वो क्या है, एक प्रतीक होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो उन चीज़ों को दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है, जैसे कोई वहाँ का एक स्पेशल हो गया, जैसे अलीगढ़ का ताला है उसको दे सकते हैं, आगरा का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है, ठीक। या फिर आपने बहुत बार सुना होगा कि कहीं की मिट्टी के बर्तन पसंद हैं, कहीं की क्रॉकरी पसंद है, फेमस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बनारस का पान है, बनारस की साड़ी है,
मिर्जापुर की कालीन है, भदोही की कालीन है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको जीआई टैग ऐसे दिया जा सकता है, दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उनकी वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक, क्लियर? तो क्यों दिया जाता है ये चीज आपको पता चल गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भौगोलिक संकेत। ठीक है, भौगोलिक संकेत का मूल उद्देश्य क्या है कि जो वस्तु है, ठीक है, जिसको रजिस्टर्ड किया गया जीआई टैग के अंदर, उसका कोई कॉपी ना कर सके, उसका कोई प्रतिकृति ना बनाए, उसका मतलब एक तरह से क्या है, वो उसको संरक्षित किया जाता है कि कोई भी उसकी नकल करके उसको गलत तरीके से ना बेच सके। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं जीआई टैग के लिए। आप लोगों को पता है, ये कल भी डिस्कस हुआ था। ठीक है, जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं को क्या किया जाता है, अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये था जीआई टैग के लिए आपका जो टॉपिक है। तो जीआई टैग अब देखते हैं दिया कैसे जाता है, कौन देता है। तो जीआई टैग जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जीआई टैग आता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, क्या टैगलाइन है इसकी? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अब इसका जो अधिनियम है वो कौन सा है? तो इसका अधिनियम है वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999। ठीक, क्लियर? तो ये सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, ये लोगो है, जहां पर ये क्या है, ऐसे जी लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये क्या है, जी लिखा हुआ है, और ये क्या है, आई है। ठीक, तो ये जीआई टैग के लिए एक लोगो बनाया गया है। ठीक है, तो ये भारत सरकार का लोगो है जो प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगली टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है चेन्नई भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर। मतलब अगर देखा जाए कि महिलाओं के रहन सहन, उनकी सुरक्षा और उनके लिए जो एक अनुकूल एटमॉस्फेयर है, उसको लेके अगर जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें चेन्नई जो है वो पहले नंबर पर आया है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कैसे आ गया है उसको देखेंगे। तो रिपोर्ट क्या बताती है? रिपोर्ट बताती है, रिपोर्ट कौन सी है पहले उसको देखेंगे। तो विविधता, इक्विटी और समावेशन। ठीक है, ये क्या है? ये एक फर्म है। ठीक है, क्या है? फर्म है जिसने क्या किया, एक अध्ययन किया और एक अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें क्या बताया कि चेन्नई जो है वो भारत में महिलाओं के लिए क्या है, शीर्ष शहर है। क्या है? शीर्ष शहर है। ओके, इसमें क्या है, बहुत सारे मानदंड हैं, बहुत सारे जो एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सारी आधार हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग जो है वो दी गई। इसमें भारत के कुल कितने शहरों को शामिल किया गया? 111 शहरों को शामिल किया गया। ठीक, जिसमें क्या है, अब कैटेगरीज जो बांटी गई हैं उसमें क्या है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी 1। ठीक है, किसमें? श्रेणी 1 शहरों में चेन्नई। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि रैंकिंग क्या है, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोयम्बटूर और मदुरई। तो आपको ये पूरा नहीं याद रखना है, सिर्फ हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो कौन कौन से हैं, चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारी राजधानी है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 14वां स्थान मिला है। तो मतलब आप समझ सकते हैं दिल्ली में महिलाओं के लिए जो एक एटमॉस्फेयर है वो उतना अच्छा नहीं है। एक राजधानी होने के नाते ये क्या है, थोड़ी शर्म की बात हो जाती है लोगों के लिए कि राजधानी में महिलाओं की स्थिति मतलब ऐसी है कि उसका स्थान जो है वो 14वें नंबर पर आ रहा है। ठीक, तो आप आए दिन दिल्ली की न्यूज़ में देखते होंगे कि जो क्राइम रेट है दिल्ली में महिलाओं के लिए वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। ठीक, ये चीज़ें जो हैं
ये एक एज ए कैपिटल दिल्ली को क्या है वो थोड़ा सही से प्रेजेंट नहीं करती हैं। ये आंकड़े क्या हैं, ये आंकड़े निगेटिविटी को दर्शाते हैं, है ना। तो कोशिश की जानी चाहिए इन चीज़ों को सुधारने की। दूसरा न्यूज़ क्या है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें सबसे आगे कौन है, तो योगी जी का यूपी है। यूपी सबसे आगे है। सबसे आगे का मतलब यहाँ पर जो शिकायतें हैं, जो FIRs हैं, जो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस सब के आधार पर यूपी पहले नंबर पर आ जाता है। ठीक, तो ये आप अगर ROARO, ठीक है, ROARO या फिर यूपी से रिलेटेड अभी क्या है, UPP का एग्ज़ाम है और क्या है, UPSI का एग्ज़ाम है। तो अगर इन सब एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो ये न्यूज़ क्या है, यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। ठीक है, क्लियर। रिपोर्ट कहाँ से आई, तो ये रिपोर्ट आई महिला आयोग की तरफ से, जिसमें क्या है 16,000 से अधिक मामले जो हैं वो सामने आए हैं एक साल में यूपी में। और ये तो वो मामले हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो रजिस्टर्ड होते ही नहीं हैं, बस वो क्या हुआ, अपराध हुआ, उसके बाद जैसे बलशाली लोग हैं, थोड़ा बाहुबली टाइप के, उन्होंने मामले को दबाया, पुलिस के पास गया, वहाँ भी दबाया। तो एक तरह से कमज़ोर लोगों पर कुछ कुछ अपराध ऐसे हैं जो हो जाते हैं और वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। तो जब रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या ही किया जाए। तो अगर आप रिटर्न में देखें जो शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं उसमें कुल कितने हैं, 16,109 केस, मतलब 16,109 शिकायतें जो हैं वो यूपी में दर्ज की गई हैं। ठीक, अगर इसमें टोटल देखा जाए, पूरे देश में देखा जाए तो 28,811 शिकायतें मिली। और इसमें क्या है, अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा कहाँ पर हैं, यूपी में ही है ना। तो ये क्या है, एक निगेटिविटी है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध हो रहा है तो ये सही बात नहीं है। हम क्या है, हम देवियों की पूजा करते हैं। हमारे देश में बोला जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। हमारा देश भी किसी पिता के नाम पर नहीं है, भारत माता के नाम पर है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर भारत माता के देश में महिलाओं की स्थिति ऐसी है तो ये क्या होती है, एक सोचने वाली बात हो जाती है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो राइट टू डिग्निटी, मतलब उनकी गरिमा के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है, इस अधिकार के अंतर्गत दर्ज किया गया है। तो गरिमा के अधिकार के अंतर्गत राइट टू डिग्निटी की श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं वो दर्ज की गई हैं। ठीक, तो एक महिला की गरिमा, उसकी आबरू, उसकी इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और कुछ होते हैं वैसी टाइप के दरिंदे टाइप के लोग जो एक क्या, उनको सामाजिक जानवर जिनको बोल सकते हैं हम, वो प्राणी नहीं हो सकते हैं, जानवर तब भी उनसे ठीक होते हैं। ठीक है, तो चलिए भावनाओं में बहने से अच्छा है टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गरिमा के अधिकार को जो है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा अधिकार जो है, सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है वो दर्ज की गई हैं। क्लियर है सभी लोगों को। अगले टॉपिक पर चलते हैं अभी। तो क्या है, गरिमा के अधिकार राइट टू डिग्निटी के अलावा जो दूसरा है वो क्या है, वो है क्या है, घरेलू हिंसा। ठीक, घरेलू हिंसा मतलब जैसे आपने देखा होगा कि घर में प्रताड़ित हो जाती हैं औरतें, उनको क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, सबसे जो इसमें बड़ी दिक्कत है वो क्या है, दहेज प्रथा की है। ठीक है, दहेज जो है वो समाज में क्या है, दहेज सबसे बड़ा एक जो है वो कारण बन जाता है महिलाओं के साथ भेदभाव का, महिलाओं की स्थिति में गिरावट का। तो जिसे अब क्या है कि सबसे बड़ी बात है, अगर शिक्षा आती है तो शिक्षा ही इन चीज़ों को दूर कर सकती है। ठीक है, महिलाएं शिक्षित होंगी। अभी आप में से जो लड़कियां हैं, ठीक है, अगर वो पढ़ती हैं, पढ़ के एक अच्छी जॉब लेती हैं,
ठीक है, आपका कांस्टेबल में होता है, एसआई में होता है, आरओ में होता है, आप पीसीएस बनते हैं, आप कुछ भी एक छोटी सी नौकरी भी अगर आप लेते हैं तो आपको एक दूसरी नज़र से देखा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि उस लेवल पे जाने के लिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपका शिक्षित होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपने अधिकारों का पता होना जरूरी है। आपको अपने अधिकार पता होंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देता है, कानून के समक्ष समता देता है, आपको समानता का अधिकार देता है, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, अस्पृश्यता कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हर चीज़ें आपकी फंडामेंटल राइट के अंदर आती हैं। तो अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो है एजुकेशन का। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो नौकरी करेंगी तो खुद पर क्या होंगी, वो डिपेंडेंट होंगी। और जो भी महिला खुद पर डिपेंडेंट होती है या खुद अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी कम कष्टदायी होती हैं, या फिर उनके साथ ये सब घटनाएं नहीं होती हैं, वो उसको टैकल कर लेती हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए जैसे एक घरेलू महिला है कोई, ठीक, सारा दिन घर में है तो काम करना है, तो देखिए महिला के बराबर जो त्याग तपस्या काम वो कोई नहीं कर सकता है, ये बात सबको पता है। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर एक महिला वर्किंग भी है तो भी वो सारे काम करती है जो उसको करने चाहिए। एक मेल पर्सन अगर वर्किंग है तो वो सुबह उठ के चाय बना के, नाश्ता बना के, खाना बना के ऑफिस नहीं जा सकता है। लेकिन एक महिला अगर वर्किंग है तो वो सुबह उठती है, अपने बच्चों को तैयार करती है, टिफ़िन तैयार करती है, हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें रेडी करती है, खुद भी रेडी होती है और ऑफिस जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं उनको माँ का दर्जा, बहन का दर्जा, ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही ऊपर लेवल पे हो जाती हैं। तो अब अगर महिला शिक्षित है तो वो क्या है, सुबह सब कुछ किया, ठीक है, काम को एक साइड में रखते हैं, देखते हैं ये जो मैटर है। तो शिक्षित महिला क्या है, सारा दिन ऑफिस में बिताया। ठीक, तो ऑफिस में टाइम बिताने से क्या होगा कि कुछ टाइम वो घर से क्या है, दूर है ना। और मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठेंगे तो वहाँ पर जो ये सास बहू ननद ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब एक पार्ट है इसका, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो शिक्षा का है। अगर शिक्षा आती है, शिक्षित होती हैं महिलाएं, तो उनके विरुद्ध जो अन्याय है, उनके विरुद्ध जो हिंसा है, इनमें कमी अपने आप से आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें कि किस श्रेणी में कितने अपराध दर्ज किए गए हैं, तो गरिमा का अपराध मतलब राइट टू डिग्निटी के अंतर्गत 8,500 के आसपास, घरेलू हिंसा में लगभग 6,500, दहेज उत्पीड़न में लगभग 5,000, छेड़छाड़ के मामले में 2,500 और दुष्कर्म और बलात्कार के प्रयास में लगभग 1,500 और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता इसमें 1,600। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक आंकड़ा है। ठीक है, तो ये आपको एक बार ऐसे ओवरव्यू लेना है, देख लेना है, ये इतना ऐसा याद रखने वाली चीज़ नहीं है। आपको याद क्या रखना है, पहले स्थान पर क्या है, उत्तर प्रदेश है महिलाओं के अपराध के मामले में, और श्रेणी कौन सी है, वो है गरिमा का अधिकार, जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो है वो केस दर्ज हुए, शिकायतें प्राप्त हुई। ठीक है, तो अगला टॉपिक आ जाता है आपके सामने स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में लोक नीति संवाद 2024 के दौरान नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इस योजना को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद 3 जनवरी से 5 जनवरी तक आयोजित दूसरे वार्षिक 3 दिवसीय लोक नीति संवाद सम्मेलन में स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए सैंडबॉक्स प्रस्तुति में इसको क्या है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, स्वामित्व योजना को फर्स्ट प्राइज जो है वो मिला है, बाकी सब राम कहानी है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये किसके लिए है, यूपीपी और एसआई के लिए। अगर आप और
ऊपर लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना क्या है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, आप कोई भी योजना पढ़ रहे हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? उसका नोडल मंत्रालय, मतलब वो किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। तो ये क्या है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संचालित है। ठीक है। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या है? ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण का एक क्या है, ये महत्वपूर्ण कदम है। इसमें ड्रोन सर्वेक्षण, जीपीएस मैपिंग, ये सारी चीजें जो हैं इसका इन सब चीजों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक। तो दूसरा चीज क्या है? इसको प्रदान कहाँ पे किया गया? तो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का हिस्सा है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक तो बन गया है भारत मंडपम, कहाँ पर? प्रगति मैदान में। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो आयोजन है, ठीक है, अगर आयोजन दिल्ली में हो रहा है तो वो कहाँ पर होगा? भारत मंडपम में होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? G20 की बैठक टाइप में जो चीजें शुरू हुई थी वो यहाँ से हुई थी शुरू। ठीक है। तो भारत मंडपम को बनाया गया है, बहुत ही भव्य बनाया गया है। अगर आप देखेंगे उसको, आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ेंगे। एक कार्यक्रम चलाया गया है संसद में जिसका नाम है क्या? पंचायत से संसद तक। इसका काम क्या है? महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना है। तो इसमें क्या है कि महिलाओं को पंचायत स्तर से संसद स्तर तक क्या करना है? सुदृढ़ करना है। ठीक है। तो संसद में विभिन्न राज्यों की पंचायतों और स्थानीय निकाय आप लोगों को पता होगा, इसमें क्या होता है? नगर पालिका, नगर निगम, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या है? स्थानीय संस्थाएं हैं। ठीक। तो इसमें क्या है? विभिन्न पृष्ठभूमि की 500 से अधिक महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाना है। ठीक, क्लियर। और उसके बाद इसका जो मतलब एक तरह से उद्घाटन है, शुभारंभ है, उस किसने किया था? ओम बिरला जी ने किया था। तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन देखिए ओम बिरला ने किया है। और ये पहल किसके लिए है? कार्यक्रम किसके लिए है? महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन में आपको महिलाएं ही मिलेंगी और एक मिलेंगे ओम बिरला जी। तो आपको ये जो है वो याद रखने वाली चीज है, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक, क्लियर। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है कि विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। इस अधिनियम का कौन सा अधिनियम? जो महिला आरक्षण विधेयक आया है। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक आने वाला है। तो इस विधेयक के थ्रू क्या किया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, इन सब में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित की जाएंगी। ठीक है। उसके बाद टॉपिक है आपका जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ने अभी हाल ही में क्या किया? 14 करोड़, ठीक है, कितने? 14 करोड़ लोगों को क्या किया? ग्रामीण परिवारों को जो है वो टैप की जो है वो सुविधा जो है वो प्रदान की, मतलब टोटी के जरिए पानी जो है वो पहुंचाया है। तो इसमें अब कितने हो गए? 14 करोड़ जो है वो परिवार हो गए। ये जनसंख्या नहीं है, परिवारों का नंबर है। तो लगभग कितना? 72.71% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का कितना? जनसंख्या का लगभग 73% भाग जो है वो कवर कर दिया गया है जल जीवन मिशन के थ्रू। इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2019 को। किसने स्टार्ट किया था? तो जो सब स्टार्ट हो रहा है वो कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी पीएम, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक, ये एक पहल थी। धीरे धीरे क्या हुआ? ये बढ़ता गया। आप लोग भी देखते होंगे जो गांव एरिया से होंगे, अब आपके यहाँ क्या है? या तो टंकी बन गई होगी, या तो बन रही होगी, या तो उसका प्रस्ताव आ गया होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? उद्देश्य क्या है कि देश के सभी लोगों को पीने के लायक स्वच्छ जल जो है वो उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो क्या है? 6 राज्य, जिसमें गोवा पहला था। सबसे पहले 100% लोगों को क्या है?
टैप वाटर देने का जो काम है वो किसने किया था? गोवा ने किया था। ठीक है, तो गोवा पहले नंबर पर, फिर तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 100% हर घर जल जो है, ठीक है, क्या है? हर घर जल। ये किसके तहत है? जल जीवन मिशन। ठीक है, ये किसके तहत है? जल जीवन मिशन के तहत है। तो हर घर जल जो है वो पहुंचा दिया गया है किसको? इन 6 राज्यों में 100% जनसंख्या को हर घर जल जो है वो पहुंचा दिया गया है। ठीक है, 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिसमें क्या है? पुदुचेरी, दमन दीव और दादरा हवेली। ठीक है, तो इन सभी ने 100% जो है वो अचीवमेंट कर लिया है। सभी लोगों के यहाँ टोंटी लगी हुई है, खोलते हैं पानी आ जाता है फटाक से। ठीक है, मिजोरम ने क्या किया? 98.68%, अरुणाचल प्रदेश 98.48%, बिहार 96.42% इनको क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। ठीक, इसके साथ साथ क्या है? लगभग 9.24 लाख स्कूल, 9.57 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, इनमें क्या है? हर घर जल जीवन मिशन के तहत क्या किया गया है? पानी पहुंचा दिया गया है। ठीक है, भले ही टोंटी में पानी ना आता हो वो अलग बात है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, पीना आपको नल चला के ही है। ठीक है, लेकिन ये एक सरकारी आंकड़ा है, सरकार के हिसाब से इतने लोगों को पहुंचा दिया गया है। जैसे सरकार के हिसाब से 100% लोगों को 24 आवर्स बिजली दी जा रही है, तो जो लोग रूरल एरिया से होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, उनको पता होगा कितनी बिजली उनको मिल रही। ठीक है, 112 आकांक्षी जिलों में नल के पानी की पहुंच जो मिशन की शुरुआत में 2.41 लाख घरों तक थी, आज बढ़कर कितनी हो गई? कितनी हो गई है? वो हो गई है 14 करोड़। ठीक है, तो 14 करोड़ लोगों को ये चीजें जो है वो मिल गई हैं। ठीक, तो इसको मिटा देता हूं, आप लोगों को बाद में पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है विकासशील को। ठीक है, इनका नाम क्या है? ये विकासशील मतलब ऐसा वो डेवलपमेंट वाला नहीं है, ये विकासशील इनका नाम है। ठीक है, तो विकासशील को क्या किया गया? एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये 94 बैच के क्या हैं? IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में क्या है? जल शक्ति मंत्रालय में ये कार्यरत हैं, सचिव हैं। तो देखिए अब क्या है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये क्या है? संस्था है। तो जो भी लोग नोट्स बनाते हैं, नोट करते हैं, ठीक है, और जो भी लोग एग्जाम देते हैं, ठीक, आप लोगों को पता होगा कि संस्था से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस पूछे जाते हैं हमेशा से और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को एक छोटी सी बुकलेट टाइप की नोट्स बनानी है। ठीक है, और उसमें जहां जहां पर मैं संस्थाओं को पढ़ाता जाऊंगा, इस संस्था को आपने नोट करते हुए चलना है एक तरीके से। ठीक, तो पहली संस्था कौन सी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1966 में। इसका कार्यालय या फिर मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 49 सहित 68 शेयर धारक सदस्य हैं। तो अगर टोटल सदस्य की बात की जाए तो वो कितने हैं? 68 कंट्रीज जो हैं वो इसकी सदस्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, क्या कौन है? जापान के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? मासात्सुगु असाकावा। ठीक है, 17 जनवरी 1920 को ये बने थे। अभी ये क्या है? प्रेजेंट में हैं। तो अब इसका एम क्या है? तो एम नहीं पूछा जाएगा, पूछने जाने वाली चीजें जो हैं ये हैं, और आप अपने बुकलेट में अपडेशन करते रहेंगे। जैसे इसके अध्यक्ष अगर चेंज हो गए तो आप उसको अपडेट करेंगे, इसमें कोई नया सदस्य जुड़ता है तो आप उसको अपडेट करेंगे, और अगर अध्यक्ष बदला या कोई नया सदस्य जुड़ा तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है
कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है क्वेश्चंस आने की। ठीक है, तो ये एडीबी के बारे में था। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, वन लाइनर्स हैं। ठीक है, क्या है, वन लाइनर है। क्या है, केंद्र सरकार ने यूपी कैडर के अधिकारी सेंथिल पांडियन को विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया। ठीक है, किसको नियुक्त किया, सेंथिल पांडियन को। ठीक है, मार्च के अंत में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ठीक, तो इनको क्या कर दिया गया, जो मतलब पहले थे बजेंद्र नवनीत, इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है, तो इनको नियुक्त कर दिया गया है सेंथिल पांडियन को। ठीक है, एम बालाजी को ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में नामित किया गया। वैज्ञानिकों ने एक नई एंटीबायोटिक दवा विकसित की। ठीक है, जो जिसका काम क्या है, बैक्टीरिया को खत्म करना। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जोसुराबल्पिन। ठीक, क्या नाम है, जोसुराबल्पिन। ठीक है, जो क्रैब नामक बैक्टीरिया को समाप्त करता है। ठीक, और उसके बाद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, संजीव अग्रवाल बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आज का करंट अफेयर आप लोगों के साथ रहा। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपना रिव्यू जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोगों का सजेशन कि आपकी क्लास में किन चीज़ों को और ऐड किया जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो बताइए, वो भी ऐड किया जाएगा। आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक है, आप हमारी संस्था के तरफ से जो भी सहायता आपको चाहिए वो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब चलिए विदा लेते हैं क्लास से। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।